चलो दीदी, बहुत हो गया। अब आप निकलो। ऐसे रिश्तेदारों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बारात का स्वागत मैं बाद में करूंगी। पहले आपकी इस घर से विदाई करूंगी। कहते हुए सुमन ने अपनी जेठानी कौशल्या का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरवाजे पर बारात खड़ी थी और दूल्हे का स्वागत करने की बजाय सुमन अपनी जेठानी को घर से विदा कर रही थी। सुमन की बेटी अनन्या की शादी में अभी 2 दिन बाकी थे। सुबह से ही घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सुमन के मायके से भी उसकी भाभी और बहनें सब आ गई थी और सब मिलकर शादी की तैयारियों में जुटी थीं। कोई रिश्तेदार कमरे में रहने की व्यवस्था देख रहा था, तो कोई रसोई में हाथ बटा रहा था, तो कोई कुर्सियां लगवा रहा था और कोई हलवाई के साथ व्यस्त था। दोपहर होते होते सुमन की जेठानी कौशल्या भी आ गईं। सुमन ने खुशी से उनके पैर छूते हुए कहा, आइए दीदी, आपका ही इंतजार था। इस पर कौशल्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही थी? सुमन ने कौशल्या की बात पर ध्यान नहीं दिया और 2 मिनट बात करने के बाद अपनी बहन से उनके लिए चाय पानी लाने को कहकर अपने काम में लग गईं। कौशल्या अन्य रिश्तेदारों से बात करने में व्यस्त हो गई। शाम तक सुमन ने एक बात गौर की कि जिस रिश्तेदार से कौशल्या 10 मिनट बैठकर बात कर लेती, वो उठते समय वैसा प्रसन्न नहीं रहता था। किसी का चेहरा उतर जाता, कोई चुप हो जाता, तो कोई अलग जाकर बैठ जाता। पहले दिन सुमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को रमेश बोला, सुमन, आज भाभी कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। सुमन ने कहा, शायद सफर की थकान होगी, और बात वहीं खत्म हो गई। अगले दिन रसोई में नाश्ता बन रहा था और सुमन सबको आवाज दे रही थी, जो लोग उठ गए हैं कृपया आकर नाश्ता कर लीजिए। सुमन की आवाज सुनकर कौशल्या ने पास बैठी चाची से धीरे से कहा, देख रही हैं चाची, घर वालों को बुलाने का तरीका ही बदल गया है। पहले बड़े बुजुर्गों को बैठाकर खिलाते थे, अब जिसे सुनाई दे वो खा ले। चाची ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा तुमने कौशल्या, पहले ऐसा नहीं होता था। धीरे धीरे ये बात सुमन तक पहुंची तो उसने बिना किसी बहस के सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की प्लेटें लगवाईं और जो जहां बैठा था ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह दौड़ दौड़ कर प्लेटें पहुंचाईं। फिलहाल मामला शांत हो गया। सुमन ने सोचा कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोपहर में रिश्तेदारों की चाय चल रही थी। तभी एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, सुमन, इस बार तो तैयारी बहुत अच्छी की है। सुमन मुस्कुराई ही थी कि कौशल्या ने बीच में टोक दिया, तैयारी तो ठीक है दीदी, बस भागदौड़ ज्यादा हो रही है। पहले से योजना बनी होती तो लोगों को इतना दौड़ना न पड़ता। बात सुनने में छोटी थी, लेकिन जिसने भी सुनी उसके मन में यही बैठ गया कि शायद व्यवस्था कमजोर है। सुमन ने पहली बार महसूस किया कि दीदी कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, बस हर अच्छी बात में एक लेकिन जोड़ देती हैं, और यही लेकिन पूरे माहौल का रंग फीका कर रहा था। दोपहर तक घर में मेहंदी की तैयारी हो गई। अनन्या की सहेलियां गा रही थीं और घर की औरतें हंसते हंसते काम कर रही थीं। सुमन पहली बार 2 मिनट के लिए चैन से बैठी ही थी कि सामने से उसकी बड़ी ननद आई और बोली, छोटी भाभी, जरा 1 मिनट इधर आना। सुमन उनके साथ गई तो ननद ने कहा, छोटी भाभी, पता नहीं मैं ज्यादा सोच रही हूँ या नहीं, लेकिन बड़ी भाभी बार बार एक ही बात बोल रही हैं कि अब इस घर में अपने लोग कम और मायके वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ननद की बात सुनकर सुमन कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, शादी का घर है और दोनों तरफ के लोग मौजूद हैं। जिसे जहाँ जरूरत होती है वो वहीं खड़ा हो जाता है। मुझे उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, वे खुद आगे बढ़कर काम संभाल रहे हैं, इसलिए हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अब ससुराल वालों से तो काम करने के लिए कह नहीं सकती ना। शादी के घर में सबके पास खुद समझ होनी चाहिए। किसी को कह दूं तो तुरंत पलटकर कहेगा कि काम कराने के लिए बुलाया है। इसलिए जो एक जगह बैठकर खाएगा वो एक ही जगह ही दिखेगा, और जो काम करेगा वो हर जगह दिखेगा। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ननद बोली, नहीं भाभी, मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस इसलिए बता रही थी
ताकि बाद में कोई बात न बने। सुमन ने एक बार फिर बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि कौशल्या दीदी किसी से झगड़ा नहीं कर रही, बल्कि हर किसी के मन में कोई ना कोई कड़वाहट डाल रही हैं। हर शादी ब्याह वाले घर में ऐसा एक इंसान जरूर होता है। खैर, शाम को मेहंदी की रस्म खत्म हुई और घर के लड़के डीजे वाले के साथ गानों की सूची देख रहे थे। तभी कौशल्या ने जोर से कहा, ओ डीजे वाले, इतना तेज डीजे मत बजाना। लड़की वालों के घर में थोड़ा सलीका अच्छा लगता है। कौशल्या के कहने पर डीजे बंद हो गया और सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब आधे घंटे बाद औरतों के बीच बैठी कौशल्या ने कहा, अरे चाचा जी, इतनी फीकी शादी भी अच्छी नहीं लगती। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दो गाने ढंग से बज जाएं तो माहौल बनता है। पता नहीं सब क्या कर रहे हैं। कौशल्या की बातें सुनकर सब हैरान परेशान थे और उनके मन को कोई समझ नहीं पा रहा था। सुमन ने देखा कि दीदी हर बात के दो मतलब निकाल रही हैं और अब धीरे धीरे सुमन का सब्र टूट रहा था। अगली सुबह हल्दी थी और हल्दी के बाद सब लोग दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। शादी में अक्सर कोई ना कोई छूट ही जाता है, लेकिन कौशल्या वहीं खड़ी होकर धीरे धीरे लोगों से कह रही थी, अरे चाची रह गई फोटो में। ताई जी को बुलाया क्या? सुमन, तुम्हारी ननद कहाँ है? बस मायके वालों के साथ ही फोटो खिंचवाई जा रही हो। हर एल्बम में मायके वाले ही दिखेंगे। सुमन ने चिढ़ते हुए कहा, दीदी, उनके साथ सबसे पहले फोटो खिंचवा ली थी मैंने। तो मुंह बनाते हुए कौशल्या बोली, अच्छा, मैंने तो देखा नहीं। जिन्हें पता भी नहीं था कि फोटो खींच रही है, वे भी कौशल्या की बातें सुनकर सोचने लगे कि शायद उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया है। सुमन बेचारी फिर सबको बुला बुलाकर दोबारा फोटो खिंचवाने लगी ताकि किसी का मन छोटा ना हो। उसी शाम सुमन रसोई में खड़ी थी। तभी उसने सुना कि कौशल्या अपने एक रिश्तेदार से कह रही थी, सुमन अच्छी है, मेहनत भी बहुत कर रही है, लेकिन शादी में बस मेहनत से काम नहीं चलता, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। सुमन दरवाजे पर ही रुक गई। उसे पहली बार बहुत बुरा लगा, क्योंकि 4 दिन से वो किसी को मना रही थी, किसी को बैठाकर खाना खिला रही थी और पीछे से उसकी ये छवि बनाई जा रही थी कि उसे किसी की परवाह नहीं है। तभी अनन्या सुमन के पास आई और बोली, मम्मी, बड़ी मम्मी मुझसे नाराज हैं क्या? बेटी की बात सुनकर सुमन हैरान रह गई और पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? तो अनन्या ने कहा, मम्मी, बड़ी मम्मी जब से आई हैं मुझे हर बात पर टोकती हैं और अब तो जब मैं हंसती हूँ तो मुझ पर चिढ़ जाती हैं। कहती हैं कि शादी के बाद ससुराल में मत हंसना, लोग हल्की लड़की समझते हैं। कहते हुए अनन्या की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। सुमन ने बेटी का चेहरा हाथों में लिया और कहा, बेटा, हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से बोलता है। तुम आज अपनी शादी का आनंद लो और किसी की बात का बुरा मत मानो। फिलहाल सुमन ने बेटी को समझाकर भेज दिया, लेकिन उसे समझ आ गया था कि दीदी जानबूझकर हर चीज में कमी निकाल रही हैं और माहौल खराब करना चाहती हैं। कहते हैं ना कि शादी ब्याह में बाहर वालों से कम और अपनों से ज्यादा डर बना रहता है। सुमन बस बेटी की शादी इज्जत से निपटाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सबको खुश करने में लगी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बारात आने से ठीक पहले घर में ऐसा हंगामा होगा। बारात आने में अभी 1.5 घंटा बाकी था और घर में वही भागदौड़ थी जो हर लड़की वाले के घर में होती है। सुमन एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही थी। तभी बाहर से तेज आवाज आई। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन दौड़कर बाहर आई तो देखा कि कौशल्या बरामदे में खड़ी थी और सामने रमेश, दोनों बहनें, ताऊ जी तथा घर के बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। सुमन ने पूछा, क्या हुआ दीदी? कौशल्या ने गुस्से में कहा, मुझे तो अब समझ में आ गया है कि इस घर में अपने लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। सुमन ने शांत होकर पूछा, लेकिन दीदी हुआ क्या है? कौशल्या बोली, हुआ ये है कि बारात दरवाजे पर आने वाली है, सारी तैयारी हो गई है, दूल्हे के स्वागत की थाली तक सज गई है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग यहीं बैठे हैं,
किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि सब ठीक है या नहीं। सब अपने मन से कर रहे हैं। दूल्हे के स्वागत से पहले द्वार पूजा होती है ना। नए नए लोगों को मालिक बना दिया है और घर के बड़ों की तो कदर ही नहीं है। ताऊ जी ने कौशल्या को समझाते हुए कहा, अरे कौशल्या, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? बच्चे हैं, भागदौड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। बारात आने पर ही तो पूजा होगी। लेकिन कौशल्या रुकी नहीं और एक एक बात गिनाने लगी। अरे ताऊ जी, आपको क्या पता, कल फोटो में भी कुछ लोग दौड़ दौड़ कर फोटो खिंचवा रहे थे और बाकी तमाशा देख रहे थे। आज दूल्हे के स्वागत की तैयारी हो गई, पर द्वार पूजा की बात ही नहीं हुई। मुझे किसी ने बताया तक नहीं कि बारात कितने बजे आएगी। सुमन समझ गई कि मामला किसी एक बात का नहीं है, बल्कि 4 दिनों से जमा की गई भड़ास आज बारात आने के समय बाहर निकल रही है। तभी घर के लड़कों ने आकर कहा कि बारात बस 5 मिनट में गेट पर पहुंचने वाली है। सब जाने लगे तो कौशल्या जोर से बोली, पहले मेरी बात पूरी होगी, उसके बाद बारात का स्वागत होगा। रमेश ने घबरा कर कहा, भाभी, अभी नहीं, बाद में आराम से बात करेंगे। लेकिन कौशल्या चिल्ला पड़ी, नहीं, बात अभी होगी। 4 दिन से मैं चुप हूँ, अब नहीं रहूंगी। सुमन ने बैंड बाजे की आवाज सुनी तो हाथ जोड़कर कहा, दीदी, अभी मेरी बेटी की शादी है, जो कहना है कल कह लेना। कौशल्या भड़क गई, नहीं, आज और अभी बात होगी। अब सुमन के सब्र का बांध टूट गया। बारात दरवाजे पर थी और कौशल्या का तमाशा शुरू हो चुका था। जब बहुत मनाने पर भी कौशल्या नहीं मानी तो सुमन गुस्से में बोली, बस दीदी, बहुत हो गया नाटक। शादी मेरी बेटी की है और इम्तिहान मेरा चल रहा है। 4 दिन से मैं शादी कम और आपका मूड ज्यादा संभाल रही हूँ। कभी किसी के कान भरती हैं, कभी तारीफ में कमी निकालती हैं, तो कभी कहती हैं कि किसी को पूछा नहीं गया। जहाँ दो लोग हंस रहे होते हैं, आपके बैठते ही उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। हंसी खुशी के माहौल में आप मातम फैला देती हैं। और 4 दिन से मैं आपकी वजह से सबको मनाती फिर रही हूँ। कौशल्या चिढ़कर बोली, अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जवान लड़ाएगी। इतने में आवाज आई कि बारात आ गई है। सुमन ने हाथ जोड़कर फिर कहा, दीदी, प्लीज, ये सही समय नहीं है, शादी हो जाने दीजिए। कल बैठकर मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। अभी बारात का स्वागत करने दीजिए। लेकिन कौशल्या वहीं बैठ गई। तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब सुमन थक गई और दूल्हा दरवाजे पर आ गया तो उसने अपनी इज्जत की खातिर कौशल्या के सामने आकर कड़े शब्दों में कहा, बस, अब और नहीं। मेरी बेटी की खुशियों में मैं आपको जहर घोलने नहीं दूंगी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत ऐसे क्लेश के साथ नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि शादी से ज्यादा जरूरी आपकी नाराजगी है तो माफ कीजिए, मुझे ऐसे रिश्तेदारों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला है, आप जा सकती हैं। सुमन की बात सुनकर कौशल्या ने रमेश की तरफ देखा, लेकिन रमेश भी चुप रहा। गुस्से में तमतमाई कौशल्या तुरंत पीछे के दरवाजे से निकल गई और सुमन या रमेश ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो रिश्तेदार आस्तीन के सांप बनकर माहौल खराब करें, उनसे दूरी भली। सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन जब कोई आपके धैर्य और खुशियों को कमजोरी समझने लगे तो अपनी सीमाएं निर्धारित करना बहुत जरूरी हो जाता है। सुमन की तरह सही समय पर कड़ा रुख अपनाना आत्मसम्मान और परिवार की शांति के लिए आवश्यक है। हर परिवार या शादी ब्याह में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो माहौल खराब करने की कोशिश करता है। आपके हिसाब से ऐसे नकारात्मक रिश्तेदारों से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।